वी आर स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस एथिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट खत्म करते हैं, ठीक है, 40 मार्क्स का। आज तो नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है, बट पहले ये वाला सेक्शन खत्म कर देंगे। मैंने पहले ही बोला थ्योरी को लेके एमसीक्यू को लेकर लोड एकदम तुम लोग को नहीं लेना यार, एकदम भी नहीं लेना है, ठीक है ना। चलो, लोड एकदम भी नहीं लेगा। आओ, जूम हो गया काफी इतना। हाँ चलो सर, ये सब क्वेश्चन आता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो कौन सा वर्ड से निकला है सर? फ्रेंच वर्ड से निकला है। क्या निकला है? फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड कौन सा है? देखो, एंटरप्रेन्योर क्या है, ठीक है। और जर्मन वर्ड क्या है? देखो, अंटरनेमन। क्या है सर? इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। क्या होता है? टू अंडरटेक, कुछ करना, राइट। तो इन द वर्ड्स ऑफ जेन बैप्टी से एन एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो भैया बहुत सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है और कुछ बनाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर खुद भी तो फैक्टर है, तो भैया उन चारों फैक्टर को यूज करके कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं सर? एंटरप्रेन्योर। सर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसका होता है जोसेफ ए शैम्पीटर का। सर इसका डेफिनेशन क्या सुनो, एंटरप्रेन्योर कैरी आउट न्यू कॉम्बिनेशन देयरबाय हेल्पिंग रेंडर ओल्ड इंडस्ट्रीज ऑब्सोलेट। सर नया चीज जो लेके आता है जिसके कारण पुराने इंडस्ट्रीज खराब हो जाता है, वही तो काम होता है एंटरप्रेन्योर का। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव डेफिनेशन है ना। हर व्यक्ति कुछ नया लाएगा तो पुराने इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगा? खत्म। तो इसका डेफिनेशन डिस्ट्रक्टिव डेफिनेशन है। क्या है सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद सर क्या लिखा हो, देखो एक और है सर, और भी बहुत सारे डेफिनेशन है। जोसेफ ए शैम्पीटर के डिफाइन एंटरप्रेन्योर एज एन इंडिविजुअल हु कैरीज आउट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय विच देयर ऑकर्स डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम पता है क्या होता है? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। तो एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसा करता है जिसके कारण बाजार का डिमांड चेंज हो जाता है। जैसे मान लो पहले हर्ष का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मैं आया कुछ नया लेके आ गया, जिसके कारण हर्ष के प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरे प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा? तो एंटरप्रेन्योर यही सब काम करता है। समझा मेरा बात? फिर एक डेफिनेशन और है सर, नाइट एंटरप्रेन्योर, इन द वर्ड्स ऑफ एच नाइट। क्या वर्ड? एच नाइट। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है सर जो क्या लेता है? रिस्क और अनसर्टेनिटी बियर करता है। इजी डेफिनेशन, एनी पर्सन हु बियर रिस्क एंड इज नोन एज एंटरप्रेन्योर, इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। समझा मेरा बात? अच्छा, इसके अलावा सर एक है पीएफ ड्रकर का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? पीटर ड्रकर, पीएफ ड्रकर। सर इसने सीधा बोला एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन आर्ट और अ साइंस। वो ना आर्ट है ना, in fact it is a knowledge based practice that means that provides a means to end। and entrepreneur को नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज। उस नॉलेज को तुम यूज करके एंड तक जा सकता है। क्या बोला? एंटरप्रेन्योर नॉलेज, एक नॉलेज है जिसके थ्रू कहां जा सकता है तुम। सर इसका एंड छोड़िए, कितने का वाला है? एंड मतलब वो नहीं सर, जैसे मान लो आपको फिनिश गुड्स बनाना है रॉ मटेरियल यूज करके, क्या यूज करके, तो तुम फिनिश गुड बनाएगा, वो एंड है, तो प्रोसेस का एंड है। तो उस प्रोसेस का एंड होने के लिए यूनिट टू बी एंटरप्रेन्योर। उस प्रोसेस का एंड है वो, एंटरप्रेन्योर का एंड नहीं है, उस प्रोसेस का एंड है। अच्छा एक चीज बताओ, ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर के। एग्जाम में एमसीक्यू में आएंगे सर? नहीं आएंगे, सब पता है तुम लोगों को। कुछ एक कॉमन फीचर देख लो। इनोवेटर पता है कौन होता है? हु इज एन इनोवेटर? जो कुछ नया सोचता है, रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइज करता है, क्रिएटिव होता है, मोटिवेटर होता है, टेक्निकली कॉम्पिटेंट होता है वो। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी होता है, आशावादी। तुम सोचेगा हाँ प्रॉफिट होगा तब ना तुम एंटरप्रेन्योर बनेगा। तुम शुरू से सोच ले अगर लॉस है, एंटरप्रेन्योरशिप करेगा तो आशावादी, इन द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम लोग ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना, पेसिमिस्टिक? पेसिमिस्टिक क्या होता है? निराशावादी, है ना, निराशावादी। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग लेता है, कम्युनिकेशन एबिलिटी होता है। मुकेश अंबानी एंटरप्रेन्योर है? हाँ है, कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छा होगा उसका, तब फिर विजनरी वाले दूर का सोचता है। यस और नो? तो ये सब सारे क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके? कौन सा? वेंचर कैपिटल हो गया। अगर तुम मान लो 6 महीना 1 साल के लिए बिजनेस करता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी तो एंटरप्रेन्योर तो है, प्लस तुम दूसरा जगह पैसा लगा सकता है। तो ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बहुत सारे, इतना करके कोई फायदा नहीं है। हाँ सर ये थोड़ा ध्यान से सुनो, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या है सर? ये सारे है इंपॉर्टेंस ऑफ। सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर बनने के दिमाग में आइडिया तो आना चाहिए। एक देयर शुड बी जनरेशन ऑफ आइडिया। क्या बोला? वो आइडिया जनरेट होता है, थोड़ा बढ़ता है, इंक्यूबेट होता है, प्रोसेस है इसमें। बट सबसे पहले एक आइडिया जनरेट होना चाहिए कि मेरे को कुछ करना। उसके बाद तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, तुम पॉकेट में एक पैसा नहीं है, रोड में तुम मान लो, रोड में कोई मान लो मिस्टर एक्स भीख मांग रहा है। क्या मांग रहा है? आइडिया है उसके पास कि भाई चल मेरा भी सिंगापुर में 5 स्टार होटल होगा, तो क्या एंटरप्रेन्योर हो जाएगा? उसके लिए क्या चाहिए तेरे को? फंड्स उठाना पड़ेगा, मशीन मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा, रिसर्च का काम करना पड़ेगा। उसका डिसाइड करो, सोल पार्टनरशिप खोलेगा, पार्टनरशिप खोलेगा, कंपनी खोलेगा। डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, समझ गया? सोल पार्टनरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है, कंपनी करना है। उसके बाद मैन पावर,
रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, आदमी नहीं लगेगा, लेबर नहीं लगेगा, एंड लास्ट अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा। तो ये सारे क्या हो गए फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। समझा मेरा बात? टोटल 8 फंक्शंस होगा, राइट? क्या क्या हो गया सर? आइडिया जनरेट होगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, फंड्स रेस करेगा, मशीन जुगाड़ेगा, उसके बाद रिसर्च करेगा, उसके बाद कौन सा फॉर्म में बिजनेस करना है वो होगा, उसके बाद मैन पावर जो है वो हायर करेगा, एंड लास्ट पॉइंट प्रोजेक्ट को क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। क्लियर सर? ध्यान रखो सर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोला सर? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सर इसमें कुछ कोर कंपिटेंस बोला है, जैसे इनिशिएटिव मतलब पता है क्या होता है? इनिशिएटिव मतलब उसको खुद को एक क्या बोलना, क्या बोल इनिशिएटिव हिंदी में क्या बोलता है? ही शुड बी एबल टू स्टार्ट द प्रोसेस, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। क्या बोलते हैं सर? तो डूइंग थिंग्स बिफोर आस्क, राइट, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ, मोहित हाथ उठा लेता है, सर ये आंसर होगा कि इनिशिएटिव लेता है कि नहीं लेता? ठीक है, डूइंग थिंग्स बिफोर आस्क, राइट। उसके बाद परसीविंग द अपॉर्चुनिटीज, उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगा तब ना वो पैसा लगाएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा है फायदेमंद, तो रिसोर्स को भी यूज क्यों करेगा? तो अपॉर्चुनिटी परसीव करेगा वो कि पैसा लगाना चाहिए फिर नहीं लगाना चाहिए। कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है? कौन सा पॉइंट? ये सब मिला के सब दोनों। हाँ दोनों मिला के, ठीक है। ये सब सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद बताओ, इंटरनल एक्सटर्नल है सर, अंदर नहीं है, अंदर ही ना है, हाँ। ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंस मतलब पता है क्या होता है सर? बार बार एक्शन लेगा ताकि ऑब्स्टेकल्स को दूर कर सके। तुम सोचेगा अरे यार अब नहीं कर पा रहे, छोड़ देगा क्या? नहीं ना, ही शुड बी परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक्सपर्ट्स को बुलाएगा, इंफॉर्मेशन हायर करेगा, किसका क्या नीड है, कहाँ से सप्लायर जुगाड़ू, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये इंटरनल होगा ना एक्सटर्नल होगा? तब फिर अब समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद एफिशिएंसी ओरिएंटेशन, वो देखेगा कैसे चीजों को जल्दी कर सके। एंटरप्रेन्योर को भैया काम जल्दी करना होगा, प्लान कौन करेगा? प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका सॉल्यूशन इनोवेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनोवेटिव। एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास। अच्छा, उसके बाद परसुएशन मतलब कस्टमर को कन्विंस करो। क्या करो? जैसे एक सेल्समैन करता है, तो परसुएट मतलब क्या होता है? टू कन्विंस। क्या? टू कन्विंस। असर्टिव मतलब क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, यस और नो। मॉनिटर मतलब समझा, काम को देख रहा है, ठीक से हो रहा है कि कंट्रोल। कंट्रोल, मॉनिटरिंग मतलब कंट्रोल। उसके बाद क्या है? क्रेडिबिलिटी मतलब सर अपना काम में ईमानदारी बरते, एम्प्लॉयज को टाइम पे पैसा दे दे, सप्लायर के साथ फेयर डीलिंग करे ताकि सब उसका गुडविल बढ़ा सके अपना। क्रेडिबिलिटी मतलब मार्केट में क्या बढ़े? गुडविल। एम्प्लॉय का वेलफेयर का ध्यान रखे, एक प्रोडक्ट का इमेज अच्छा तैयार कर सके। तो ये सब सारे बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है। कितना बोलेगा? 20 में से 19 बोल दिया मैंने, एक छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ू सर? आ जाओ। क्या बोला? इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल मतलब प्लेसेस लॉन्ग टर्म गुडविल ओवर शॉर्ट टर्म गेन इन अ बिजनेस रिलेशनशिप। मतलब शॉर्ट टर्म अगर गोल देखेगा ना, बहुत बार लॉन्ग टर्म को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तुम सोचेगा अरे चल भैया आज 10 का माल है, मैं 22 में बेच के प्रॉफिट खा के निकल जाऊं, कमा तो लेगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में गुडविल जनरेट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझा? तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन इंस्टेड ऑफ हैविंग शॉर्ट टर्म विजन। उसको बोलते हैं इम्पर्सनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं सर? अच्छा, अब एक चीज देखो, 3 वर्ड है एग्जाम में आता है, ये क्या है? क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है। क्या बोला मैंने? क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है या फिर? सर तुमको पता होना चाहिए एक चीज, इन्वेंशन मतलब तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है सर? कुछ आविष्कार करना। और इनोवेशन अलग होता है। इनोवेशन इन्वेंशन में क्या फर्क है? हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? बनाया कौन? बाल ग्राम बेल कुछ ऐसे ही था। ग्राम बेल। इसका मतलब ग्राम बेल तो टेलीफोन बनाया था, ठीक है। गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड टेलीस्कोप, हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने बनाया, तो वो इन्वेंट किया ना, इनोवेट तो नहीं किया। अब उसमें कुछ नया कर दिया। क्या कर दिया? कुछ नया कर दिया, तो वो इनोवेशन हो गया। ऑलरेडी कुछ चीज, हाँ उसमें लेंस जो भी कर दिया। तो इसका मतलब सर अगर कुछ ऑलरेडी बन चुका है, उसमें तुम कुछ नया कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जब दुनिया में साबुन बना होगा, अब साबुन में वैरायटी आ गया ना साबुन का, मैंने तुम लोगों को बोला था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, साबुन का वैरायटी आ गया। कोई साबुन तेरे को गोरा करेगा, कोई स्मूथ करेगा, यस वो इनोवेशन हो रहा है। तो करता ही होगा, हम तो ज्यादा यूज नहीं करते, मेरे की फिक्स है भाई, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, डेफिनेशन ऑफ, तो पहले इनोवेशन इनोवेशन समझा, तो अभी क्रिएटिविटी में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या वही तो बता रहे हैं सर, यही तो बताना है। तुम लोग बताओ सर क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या फर्क है सर? यू हैव टू बी क्रिएटिव इन ऑर्डर टू डू इनोवेशन, ऐसा बोल दो। यू हैव टू बी क्रिएटिव इन ऑर्डर टू डू, इफ यू आर नॉट क्रिएटिव। इंटररिलेटेड इंटरडिपेंडेंट। इसलिए तो बोला है ना कि फर्क, तभी तो तीनों टर्म समझाएगा ना प्राची। अरे यार ये तीनों अगर इंटरडिपेंडेंट हो तो तीनों का अलग अलग क्यों आता है यार? नहीं अभी आप बोले ना जो डेफिनेशन, उसमें इनोवेशन। तो आज आप फीस भी इसलिए आपकी सारी बातों को एंटरटेन कर रहे हैं। क्लास के बाद बोलो। ये आज क्लियर नहीं करती तो देखिए
हाँ आज क्लियर नहीं करती प्लीज तो तब। आगे पढ़ाता मैं, अभी तो चैप्टर खत्म हो जाता मेरा। जस्ट किडिंग है, वही बोल, जस्ट किडिंग, डोंट माइंड। चलो आप, तो अभी क्लियर हो जाएगा प्राची। भैया क्वेश्चन नहीं लग रहा, माइंड कर दीजिए। द एबिलिटी ऑफ माइंड नहीं करती है, माइंड करने के लिए माइंड होना चाहिए। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएटिविटी किसी का भी हो सकता है, इंडिविजुअल की भी हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है, और टू जनरेट न्यू आइडियाज, यस और नो, टू डिस्कवर नया नया नोवेल अप्रोच, नया नया अप्रोच ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स। देखो मतलब समझो यार, मैंने बोला यार मेरे को 5-7 जन का मीटिंग बैठा, कोई बोला सर इस चीज को हम लोग ऐसा नहीं वैसा कर सकते हैं, क्या बोला मैंने, ये क्रिएटिव सोच है। क्या है? इनोवेशन। जब उसको अल्टीमेटली कर देते हो ना, वो इनोवेशन होता है। तो क्रिएटिव जनरली थिंकिंग होता है, क्या होता है, और जब आप उसमें कुछ नया कर देते हो ना, दैट लीड्स टू इनोवेशन। समझा मेरा बात? हम लोग का माइंड कितना क्रिएटिव हो सकता है, कितना नहीं। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। जब थिंकिंग का बात हो रहा है, क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है। क्या है? आपका प्रोसेस क्रिएटिव होना चाहिए ताकि आप इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन हो गया उसका। समझा मेरा बात? क्रिएटिविटी इज एबिलिटी टू कंसीव समथिंग, राइट, जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो ओरिजिनल और यूनिक है। क्रिएटिविटी सबका यूनिक होता है ना। इट मस्ट बी एक्सप्रेसिव, तुम एक्सप्रेस कर सको, इमेजिन करो, वही तो बोल रहा हूँ। इट इज अ मिरर ऑफ हाउ ब्यूटीफुली अ पर्सन कैन थिंक इन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस। एक पर्सन का सोच का आईना ही तो है क्रिएटिविटी। हाँ, क्या बात बोली, एक पर्सन का सोच का आईना ही तो है क्या, क्रिएटिविटी। समझा मेरा बात? क्रिएटिविटी द एक्ट ऑफ चैनलिंग द इमेजिनेशन इनटू समथिंग कंक्रीट। जो तुमने सोचा उसको समथिंग कंक्रीट में कन्वर्ट करके दिखाओ, राइट। तो ये पहला स्टेज है, एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव होना पड़ेगा। इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजाइन, राइट, जहां पे तुम्हारा आइडियाज अल्टीमेटली फॉर्म लेना स्टार्ट कर देता है। हुआ नहीं है मगर आइडियाज फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया, राइट, वो हो गया क्रिएटिविटी। पहले ये पूरा इमेजिनेशन का तो प्रोसेस हुआ, जब आइडिया तो जैसे फॉर्म ले लिया, ऐसा होना हो नहीं रहा है, होना चाहिए। समझा मेरा बात? अब देखो, क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा एग्जांपल तो एडवर्टाइजमेंट, जो एड्स आता है टीवी में, इन हाँ। अनोखा आता है। बोल सकता है। अच्छा, अब इनोवेशन देखो क्या हुआ, जब तुम उसने आइडिया को फिजिकली क्रिएट कर दिया ना यार, वो इनोवेशन। अब समझा? सॉरी, नहीं, इनोवेशन तो सॉरी, इन्वेंशन तो फिजिकली कैलिबर बना दिया, इन्वेंशन, राइट। उस आइडियाज को तुम क्या कर दिया, फिजिकली कुछ क्रिएट कर दिया, वो क्या हो गया, इन्वेंशन, राइट। इट इज डिफाइंड द क्रिएशन ऑफ एन आइडिया टू डू और मेक समथिंग विदाउट वेरिफिकेशन, कि वो काम करे या फिर ना करे, राइट। एक हमेशा ध्यान रखना, इन्वेंशन जो होता है वो नया नया फर्स्ट टाइम होता है। कोई इन्वेंशन को कोच को अगर तुम, जैसे मान लो टेलीस्कोप बना था, तो अब कोई खोजा जो चीज ऑलरेडी बना हुआ है दुनिया में, उसको तुम अगर बोल रहे हैं ना, वो इन्वेंशन नहीं है, वो होता है, वो डिस्कवरी हो गया। क्या हो गया? एक नया टर्म और बता दो, कंफ्यूज मत हो। इन्वेंशन होता है कुछ पहला पहला बनना, है ना, इन्वेंशन वाला पहला पहला चीज बनना। अब इन्वेंशन हो चुका है बट उसका कोई खोज के आदमी, उसको बोलते हैं डिस्कवरी। क्या बोलते हैं सर? डिस्कवरी। समझ में? डिस्कवरी पहले से हुआ रहता है, उसका खाली खोज करना पड़ता है तुमको। इन्वेंशन जब तुम कुछ नया बना रहे, जैसे टेलीफोन आप बोले ना, ग्रैम बेल बनाया, वो इन्वेंशन था। क्या था वो? इन्वेंशन था। कुछ दुनिया में है, उसका खोज किया आदमी लोग, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कवरी। इन्वेंशन पहली पहली बार बनता है। समझा मेरा बात? इट कैनॉट ऑकर विदाउट क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी नहीं तो इन्वेंशन भी नहीं हो पाएगा। यस और नो? अगर क्रिएटिविटी नहीं तो इन्वेंशन भी नहीं हो पाएगा। समझा मेरा बात? बट जस्ट क्रिएटिविटी इज नॉट एनफ टू डेवलप एन आइडिया। खाली क्रिएटिविटी काफी नहीं है कि एक आइडिया को बना ले। यस और नो? तो क्रिएटिविटी तब जब, हाँ, इन्वेंशन बिना क्रिएटिविटी के हो नहीं सकते। यू हैव टू बी क्रिएटिव टू डू इन्वेंशन। और लास्ट टर्म क्या है सर? आज के जमाने में पहले बोलता हूँ, देखो, एंटरप्रेन्योर कुछ इन्वेंट नहीं करता है ना, एंटरप्रेन्योर उसी चीज को डिफरेंटली करता है ना, उसको इनोवेटिव बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर का काम नहीं इन्वेंट करना, उसको काम क्या सर? इनोवेट करना। क्या करना सर? तो सोचो, इन्वेंशन बहुत बड़ा चीज है, मगर एंटरप्रेन्योर को इन्वेंशन नहीं करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है? इनोवेशन करना पड़ता है। यस और नो? देखो, जब क्रिएटिविटी कुछ नया नया कॉमर्शियल अप्रोच ला के दे, यस और नो, कोई नया नया तुमको सॉल्विंग प्रॉब्लम करने का तरीका मिल जाए, अरे लोगों को ये चाहिए, इनको ऐसा दिया जाए, तब वो क्या हो रहा है? इन्वेंशन। क्या हो रहा है? मतलब समझो, जब खाली सोच रहा था वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी से दो चीज निकला, इनोवेशन और इन्वेंशन। क्या बोला? क्रिएटिविटी से दो चीज निकल रहा है, इनोवेशन और इन्वेंशन। अगर फर्स्ट टाइम बना दिया तो वो क्या हो गया? इन्वेंशन। और अगर उसी चीज को कुछ मॉडिफाई कर रहा है तुम, इन्वेंट हुआ हुआ चीज उसको कुछ मॉडिफाई कर रहा है, वो क्या हो गया? तो सब चीज का बेस है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से दो रास्ता निकल रहा है, इनोवेशन और इन्वेंशन। क्रिएटिविटी थिंकिंग प्रोसेस है, उस थिंकिंग प्रोसेस से या तो तुम इनोवेटिव बन सकते हैं, इन्वेंटिव बन सकता है। इन्वेंटिव अगर तुम पहली पहली बार बना दिया, वो इन्वेंटिव हो गया। और अगर तुम पहली बार नहीं बनाकर कोई ऑलरेडी चीज बना हुआ है, उसमें कुछ बदलाव कर रहा है, वो क्या हो गया? इनोवेशन हो गया। यस और इनोवेटिव इनोवेशन हो गया। सबका बेस क्या मिला? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से दो रास्ता निकलेगा, या तो इन्वेंशन या फिर इनोवेशन। समझा मेरा बात? इन्वेंशन, अब तुम उस क्रिएटिविटी से इतना कुछ सोच लिया कि कुछ नया ही बना दिया, दैट इज इनोवेशन। कुछ नया ही बना दिया। डिस्कवरी।
कुछ नया बना दिया, कुछ नया बना दिया, बना दिया, पहले था ही नहीं वो, कुछ नया बना दिया, वो क्या हो गया? इन्वेंशन। कुछ बना हुआ था, अपने क्रिएटिविटी से उसको मॉडिफाई कर दिया, इनोवेशन। इतना अच्छा तो समझा दिया यार, इतना तो समझा दिया। क्लियर है? डिस्कवरी भूल जाओ तो समझाने के लिए था तुम लोग को। क्लियर? बारिश का मौसम हो गया क्या भाई अब? हाँ, बिजली जी भी कड़का है। एक बार हल्का सा कड़का था जब हम निकले। वाह रे वाह रे वाह, मजा आ जाएगा। होगा बहुत ज्यादा एक्सेस। तुम अपना पहले प्रोडक्ट को, मेरा बात समझो, मैं पहले कपड़ा का बिजनेस करता था। किसका बिजनेस? ठीक ठाक चलता था, दाल रोटी चला लेता था अपना घर का, बट उससे ग्रोथ नहीं हो रहा था। मैंने बोला मेरे पास इतना स्किल्स है, क्यों ना मैं पढ़ाऊं, क्यों ना मैं, दुनिया में और भी ट्यूशन है तो टीचर, कोई नया काम तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने अपने स्किल्स को और अपडेट कर दिया। क्या कर दिया? ताकि मेरा दाल रोटी से ऊपर मैं रोज चिकन बिरयानी नहीं खा सकूं। तो ये क्या हो गया? इन्वेंशन है ना इनोवेशन है कुछ मेरे लिए? इनोवेशन। पढ़ाना तो नॉर्मल काम है, कोई भी पढ़ा सकता है, राइट? अब तुम समझो, पढ़ाने में 4 तरीका है, तो पढ़ा तो सभी रहा है, मैं कुछ नया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है? अगेन इनोवेशन है। समझा मेरा बात? यस और नो? क्या नीव, क्या असर है? ठीक है। न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मेथड को तुमने थोड़ा सा बदल दिया, एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया? चेंज, अपडेट कर दिया, राइट? इंप्रूवमेंट हो रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, वो सारा क्या है? सब इनोवेशन है। समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ये सब वापस ब्रीफ में समझा दिया, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया तुम लोग को। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा, ये मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ यार, वापस से वही सब ज्ञानबाजी है, ठीक है ना? आप जो भी समझाए वही वापस है, ठीक है? आओ, ये 4 एलिमेंट होता है किसका? एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जाम में आएगा सर, 4 एलिमेंट क्या क्या है सर? पहला, ये पूरा ही नहीं है। पूरा फुल, ठीक है? ठीक है, बस वही पूछना था। पहला है, वापस समझा दो एक बार, पूरा रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। रिस्क टेकिंग। कोई फट्टू आदमी एंटरप्रेन्योर कहलाएगा? कब? अगर तुम फट्टू है, तुम रिस्क नहीं ले सकता, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी एन एंटरप्रेन्योर। घर में रहो तो दूरदर्शी होना चाहिए, आगे का सोच सके। यू मस्ट हैव अ विजन कि मेरे को यहाँ तक उठना है, एक बेंचमार्क सेट करो, तब जाके तुम एंटरप्रेन्योर, राइट? कल की नहीं, अगले 10 तारीख से। हाँ, और उसके चीजों को ऑर्गेनाइज, देखो ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। एंटरप्रेन्योरशिप में सारा रिस्क तो बेचारा एक जन ले रहा है ना, उसको बोलते हैं वन मैन शो। क्या बोलते हैं सर? जहाँ पे एक आदमी सब कुछ करता है। तो सारा रिस्क कौन ले रहा है? वन मैन एंटरप्रेन्योर ले रहा है। सारा प्रॉफिट किसका? बट हाँ, उसको हेल्प तो लगेगा ना। किसका लगेगा? एम्प्लॉइज का या मिडिल लेवल का। लेकिन सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? एंटरप्रेन्योर के हाथ में। समझा मेरा बात? तो ये बोले ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए चीजों का। यू हैव द कंट्रोल बट यू नीड मैन पावर, यू नीड मैन पावर टू डू द वर्क। तो इसको बोलते हैं। तो एक मिनट प्राची, आप तो बहुत सवाल पूछ रहे हो, 4 एलिमेंट का नाम बता दो जल्दी। कोई नहीं बोलेगा 4 एलिमेंट का नाम। हमारे पास प्राची चोपड़ा है, वो 4 एलिमेंट का नाम बताने वाली है। बोलो। अरे एलिमेंट जो अभी आप पढ़ा है वही तो हाँ। है ना। तो क्या बोलते हैं उसके, एक वो था क्रिएटिविटी, नहीं अरे रिस्क टेकिंग, दूसरा टेकर ओवर, विजन। अभी क्या पढ़ा है आप? पहला वाला पॉइंट क्या था? इनोवेशन। और लास्ट वाला पॉइंट उसने बोल दिया 2 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट था आधा पॉइंट या आधा बोल जाएगी। वालाज मॉडल। क्या बोला सर? इसका पूरा नाम था ग्राहम वालाज। क्या नाम था सर? जैसे फिजिक वालाज वैसे ग्राहम वालाज, ठीक है? इन द बुक द आर्ट ऑफ थॉट डिटेल्स, बट इसका 5 मॉडल था। क्या था सर? क्रिएटिविटी का प्रोसेस है। ये 5 पॉइंट सुनो मेरा बात, प्रोसेस तो समझना ही है, प्रोसेस तो समझना ही है। 5 पॉइंट का नाम तो याद रखना होगा, बट लाइन बाय लाइन है। सुनो, कभी भी अगर प्रोसेस बोला जाए ना, उसका हमेशा ध्यान रखना आंसर स्टेप लाइन से होता है, सीक्वेंस। प्रोसेस मतलब स्टेप्स होता है। स्टेप को तुम ऊपर नीचे, सबसे पहला क्या दिखा सर? एकदम और अंदर में इतना इजी लिखा, मैंने पढ़ रहा था, अभी गो थ्रू कर रहा था। प्रिपरेशन क्या है? पहला स्टेज, इसमें आदमी प्रिपरेटरी वर्क करता है ना कोई प्रॉब्लम पे, दैट फोकस द इंडिविजुअल्स माइंड ऑन द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का डायमेंशन सोचता है। तो यहाँ पे आ रहा है प्रिपरेशन कि तुम्हारा क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब मान लो यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस बट यू फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक हाउ टू रेज फंड्स, हाउ टू अरेंज मैन पावर। तो उसका प्रिपरेशन स्टेज हुआ। वो सोच लो पहले क्या क्या प्रॉब्लम है, ये हो गया प्रिपरेशन स्टेज। कौन सा स्टेज? प्रिपरेशन। दूसरा क्या है सर? इंक्यूबेशन। क्या बोला सर? बट द प्रॉब्लम इज इंटरनलाइज इनटू अनकॉन्शियस माइंड एंड नथिंग अपीयर्स एक्सटर्नली टू बी हैपनिंग। सर अब वो जो प्रॉब्लम है तुम्हारे अगर माइंड में घुस गया, कौन सा माइंड में सर? अनकॉन्शियस माइंड में। क्या बोला सर? प्रॉब्लम देख लिया, अब उसको दिमाग में घुसा लिया, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। क्या बोलते हैं? तुम रियल लाइफ में सोचो ना, पहले प्रॉब्लम देख लिया, दिमाग में डालेगा, उसका सॉल्यूशन खोजेगा, 3rd स्टेप। पहले प्रॉब्लम समझना हो गया प्रिपरेशन, दिमाग में डाल लिया, वो क्या हो गया?
और उसके बाद नंबर 3 क्या है सर? वहां पे जो क्रिएटिव पर्सन, एक फीलिंग मिलता है उसको कि वो सॉल्यूशन खुद से सोचेगा। फीलिंग ऑफ व्हाट? टू गेट अ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं इंटीमेशन। क्या बोलते हैं सर? तो पहले प्रॉब्लम डाला, यस और नो, पहले सोचा, प्रिपरेटरी दिमाग में डाला, यानी अनकॉन्शियस माइंड में डाला, उसके बाद अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना स्टार्ट किया, वो क्या हो गया? अब उसको सॉल्यूशन आया, दिमाग का बत्ती जला तो उसको क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन में लाइट जल गया, यस सर। बेटा क्रिएटिव आइडिया बर्स्ट कर गया, है ना, फ्रॉम इट्स प्री कॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस अवेयरनेस। जो अनकॉन्शियस माइंड था ना पहले, अब वो कॉन्शियस हो गया, यस और नो। एंड लास्ट सर, जहां पे वो सोचा है उसको फाइनली वेरीफाई करेगा कि वो सही है या फिर नहीं। वेयर द आइडिया इज कॉन्शियसली वेरीफाइड, इलाबोरेट एंड देन अप्लाइड। अगर सही है तो अप्लाई कर देगा। तो ये 5 स्टेप हुआ। सबसे पहला प्रिपरेशन से, जहां पे प्रिपरेटरी वर्क बन रहा है। दूसरा उसका क्या हो रहा है? इंक्यूबेशन हो रहा है, मतलब वो सर जस्ट दिमाग में घुसा है, वो भी कौन सा माइंड में? अनकॉन्शियस माइंड में। तीसरा उसका इंटीमेशन, ही इज गेटिंग अ फीलिंग टू फाइंड द सॉल्यूशन। नंबर 4 क्या बोला सर? मतलब दिमाग का बत्ती जला और इसमें उसको क्रिएटिव आइडिया बर्स्ट कर गया, जिसमें वो भैया उसका माइंड कॉन्शियस हो गया। एंड लास्ट स्टेप क्या है सर? भैया अब लग रहा है वो आइडिया सही है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। ये 5 स्टेप याद रहेगा? आदित्य 5 स्टेप लाइन से बोल सकता है? आपका आदित्य सावंत है हमारे साथ, हाँ। बोलो। केबीसी पिला रहे थे। आज केबीसी खिलाऊंगा 6:30 बजे क्लास 12 को। सेकंड हम पहला बोलिए, इंक्यूबेशन, इंटीमेशन और फिर अब मौका गया, हाँ थर्ड। मेरे को ये वाले याद है। बोलिए। 1 मिनट नेहा, थर्ड। इल्यूमिनेशन। हर्ष तुम फोन का देख रहे हो? हम देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, ये देख के नहीं बोल रहे थे। इंटीमेशन। हम तो चेक Fourth? दमयंती fourth? इनसाइट। 5th? फिफ्थ क्या बोले? अरे 2 सेकंड अभी दिमाग में था। वेरिफिकेशन। इल्यूमिनेशन, इनसाइट एक हो गया, और जो चलो 2 सेकंड लेट हो रही तो हम बोल रहे थे। थर्ड था वो इंटीमेशन होगा। इल्यूमिनेशन ने इंटीमेशन, फिर इल्यूमिनेशन और फिर प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंटीमेशन, इल्यूमिनेशन, और लास्ट वाला अपना हो गया। दिमाग में नहीं पता आपको याद है? सर ये करने का जरूरत है नहीं, जो काट दिया वो तुम लोग काट दो फोन में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, और इनोवेशन। देखो क्रिएटिविटी मैंने बोला था बार बार, तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के बोला, खाली सोचना ही क्रिएटिविटी है। इनोवेशन उसको करना है, राइट? तो सोच के करना ही तो एंटरप्रेन्योर हुआ ना। बिना सोचे कर लेगा, सोचेगा फिर करेगा, तो एंटरप्रेन्योर दोनों हो गया, क्रिएटिव भी हो गया और इनोवेटिव भी हो गया, राइट? बिना सोचे नहीं कर सकता है, सही क्या सर? ये बहुत ईजी है सर, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हो ना, मतलब सर इसमें देखो ये एक्चुअली में सही लिखा है इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनता है, कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या होता है सर? एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? एम मतलब माइक्रो, एस मतलब स्मॉल, और उसके बाद एमई मतलब एक साथ हो गया मीडियम। क्या बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंसेप्ट लेके आया कि किन किन को माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल मतलब उससे थोड़ा बड़ा, माइक्रो से थोड़ा बड़ा मगर छोटा ही रहेगा, स्मॉल से बड़ा रहेगा मीडियम, और मीडियम को छोड़ के ऊपर में जो वो लार्ज है। अगर मैं तुमको ये बोल दूं माइक्रो किसको बोलना है, स्मॉल किसको बोलना है, मीडियम किसको बोलना है, तो बचाओ किस में जाएगा? लार्ज में तो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एमएसएमई निकाल दिया। क्या निकाल दिया सर? एक एक्ट आया 2006 में, इसमें ये जो क्राइटेरिया है ना, ये ध्यान रख लेगा, अभी रट लेगा इसको, सुनो ध्यान से, यही आएगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है कि किस किस को माइक्रो, स्मॉल, मीडियम बोलेंगे। सुनो, अगर मान लो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूं, किस में हूं, और मेरा इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है, क्या है सर? तो मैं माइक्रो कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? अगर मैं वापस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूं मगर मेरा इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, मैं क्या कहलाऊंगा? और अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ है तो क्या कहलाऊंगा? और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो लार्ज। क्या मैक्रो? लार्ज हो गया वो। मैक्रो वर्ड यूज नहीं करोगे, लार्ज। अभी उससे ऊपर तो एक्सेल कुछ नहीं, ठीक है। कपड़ा का दुकान। माइक्रो तो ये इन्वेस्टमेंट मतलब प्लांट एंड मशीनरी कितने? तुम अगर मैन्युफैक्चर करता है, तुम प्रोडक्शन कर रहा है, तो तुम एसेट्स लेगा, तो मशीन, तो तेरा मशीन अगर 25 लाख से कम है तेरा बिजनेस में, तुम माइक्रो है। 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में तुम स्मॉल है, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तुम मीडियम है, और 10 करोड़ से ऊपर। अब मेरे ट्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, देखो, क्योंकि मैं सर्विस सेक्टर में हूं ना, तो मैं जो इक्विपमेंट यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, मान लो टीवी यूज करता हूं, लैपटॉप यूज करता हूं, और तो क्या है, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो मैं माइक्रो हूं। तो मैं समझ गया मैं कौन हूं? माइक्रो। यस और नो? सीसीटीवी 10 लाख का थोड़ी सर, ठीक है, 10 लाख, ठीक है। बट और ऊपर जाओ, खान सर वान सर लोग तो कितना टीवी यूज करता है। खान सर के ऑनलाइन कोचिंग मेरे को लगता है 100 से ज्यादा टीवी होगा, इतना बड़ा इसका
मतलब कितना बड़ा इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़ा इसका सेंटर है। तो लाइव क्लास के लिए उसका सुबह 4 बजे बच्चा लोग आता है बैठने के लिए, अगर तुमको पता होगा तो 4 बजे 4 बजे लाइन लगता है, सुबह 9 बजे 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता है उसका, ताकि बैठ सके, उसको देख सके लाइन लगता है, मतलब उसके सेंटर में आके बैठने के लिए बच्चा लोग, कि उसको दूर ना बैठना पड़े सर के, सेंटर के बाद समझा? किसको सबसे आगे बैठने तो लाइन में तो सेंटर कितना बड़ा हो? हद से ज्यादा बड़ा सेंटर है, मतलब ये मेरा सेंटर है, तो जो गेट है तो गेट से पूरा आगे गली देखा उतना। खान सर, अरे खान यूट्यूब पे वायरल कर दूंगा, आपको बदनाम कर दूंगा मैं अगर जोर से मेरा बोलोगे क्वेश्चन तो, वैलिड भी था आकाश इसका, से पूछा जाके valid खान सर कौन? ठीक है? आकाश तो घर तो खान सर के लिए 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में ही होगा पक्का, हो सकता है उससे भी ऊपर में होगा, आइडिया बट मीडियम साइज मीडियम होगा, स्मॉल, और उससे ऊपर भी अगर कोई है तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तो मीडियम, और उसके ऊपर लार्ज। तो अगर कोई सर्विस सेक्टर में है और उनको इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट, किसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम, 10 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, तो वो क्या हो जाएगा सर? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। बट जैसे ये जगह तो ऐसे एस्टिमेट नहीं है। हाँ हाँ जानते हैं। जगह जो मैं जो चीज गैजेट्स यूज कर रहा हूँ, बस यूपीएससी सब बड़े हाँ जानते हैं। अरे बट ये नहीं पता था इनका नाम यही है, खान ही है। होता है कोई बात नहीं। ठीक है? ये कपिल से नाम गए थे। ठीक है, ये नॉट रिक्वायर्ड है, मेन वो वाला चार्ट है ये वाला, ठीक है? ये एक्ट का ही पूछा जाता है, ठीक है? इन्होंने हालांकि अभी अगर देख लो ध्यान से, लिमिट थोड़ा 1 जुलाई 2020 से चेंज हो गया, पहले एक्ट के हिसाब से आया था तो, बट अभी थोड़ा लिमिट चेंज हो गया। क्या सर? क्लासिफिकेशन में देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट, मतलब एक साथ कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया? माइक्रो के लिए, चाहे तुम मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, दोनों के लिए क्या है सर? नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर कितना बोला सर? नॉट मोर देन 5 करोड़। ये सब लिमिट नहीं पूछता, बट स्टिल देख लें। फिर स्मॉल के लिए क्या बोला सर? बढ़ गया ना, यहाँ पे तो नॉट मोर देन 1 करोड़ था ना, यहाँ पे कितना कर दिया? नॉट मोर देन 10 करोड़, और तुम्हारा टर्नओवर कितना कर दिया? 50 करोड़। और मीडियम के लिए क्या कर दिया सर? इक्विपमेंट में 50 करोड़, टर्नओवर कितना कर दिया? 250। टर्नओवर मतलब समझ रहा है? अगर मान लो मैं इस एक्ट में एप्लीकेबल हूँ, तो मेरा जो बच्चों से फीस मिल रहा है वो मेरा टर्नओवर हो गया। अगर मेरा फीस 5 करोड़ से कम है, कितना करोड़ से कम है? तो माइक्रो, तो डेफिनेटली माइक्रो यार, ठीक है? समझा मेरा बात? लेकिन मेरा फीस अगर कल को भगवान करे मेरा 100 सेंटर का ब्रांचेस खुल जाए और यदि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में हो जाए भैया, तो मैं स्मॉल, 50 करोड़ से 250 करोड़ के लिए तो होता है। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क देखो जाके है यार, बिल्कुल है, ठीक है? तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में ये नया एक्ट के हिसाब से, ठीक है? चलो अब आ जाओ सर, आई डोंट थिंक आएगा इसको, जो बोल लो खाली अच्छी वो रीड कर, 2 क्वेश्चन रीड करने बोल दिया अभी तक, ठीक है? आओ ये आएगा सर। अब सर क्लासिफिकेशन देखो, एंटरप्रेन्योर का क्लासिफिकेशन देखो सर, अगर हम लोग सोशो कल्चरल वेरिएबल के हिसाब से बांटे तो कुछ है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, कुछ है तो एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज भी तो होता है ना। जैसे मान लो जितेंद्र की बेटी को जानता है क्या? एकता कपूर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यस और नो? रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप, ये लोग सारा फैमिली हो गया, राइट? माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर भी होता है कुछ, और कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर, जब वुमेन एंटरप्रेन्योर वो भी आ गई वापस से, सुगर कॉस्मेटिक्स, यस और नो? शुगर कॉस्मेटिक्स, ठीक है? तो ये सब सारा क्लासिफिकेशन है। क्या है सर? क्लासिफिकेशन है। सर एग्जाम में क्या एमसीक्यू आएगा सर? बनता है, यहाँ पे क्यों स्टार नहीं दिया पता नहीं, ये बनता है, ठीक है? सुनो, एक आदमी था डेनहॉफ, कौन था सर? उसने बोला एंटरप्रेन्योर को 4 भाग में बांट दो। कितना भाग में? पहला, ये मेरे फेवरेट है, कौन है सर? जो कुछ नया करते हैं, कुछ नया इन्वेंट बोलो, कुछ चीजों को नए तरीके से करते हैं, वो कौन हो गए सर? इनोवेटिव, बिल्कुल। लेकिन सर ये कौन है सर? ये चोरी करते हैं। क्या करते हैं? जो लोग इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर उनको चोरी कर रहे हैं। अगर मान लो ये अच्छा एंटरप्रेन्योर है, ऑलरेडी कुछ इनोवेट कर रहा है, और मान लो ये उसको कॉपी कर रही है, तो वो क्या हो गया? इमिटेटिव, जो देख के काम कर रहा है। एक बार अगर सपोज पहली बार जो फोल्ड वाला फोन बनाया होगा, उसके अंदर कितनी सारी कंपनी अगर बना तो, बट वो लोग भी तो कमा रहे हैं ना, तो वो लोग इनोवेटिव नहीं है, वो लोग कौन है? इमिटेटिव है। चाहे तो मॉडल भी केस भी तो कर सकते हैं ना, मतलब जैसे मेरा बना है इस चीज का नहीं कॉपीराइट अरे बहुत सारे वो डिफरेंट है। इसका नहीं होता जनरली, ठीक है? फोल्डिंग का कॉपीराइट लेगा, ठीक है। मुझे वो बता। अच्छा, फेबियन कौन है? ये लोग एंटरप्रेन्योर तो है सर, मगर लोग बहुत कॉशियस है। क्या है सर? ये लोग क्या करते थे? इमिटेट ओनली व्हेन इट इज बिकॉज तुम कोई नया प्लान सोचा है ना, तुम तभी वो प्लान इंप्लीमेंट करेगा जब तुमको लग रहा है कि फेलियर का चांस बहुत कम है। अगर तुमको लग रहा है अगर लॉस है भाई, तो वो जैसा था वैसे ही रहेगा वो। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा फट्टू है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है, ये थोड़ा कॉशियस है। उनको लग रहा है हाँ इन्वेस्टमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो करेंगे, वरना बट ये करते हैं, उनको लगता है जब मौका हो तो ये लोग अनक्लियर नहीं, अनसर्टेन अनसर्टेन। और ये कौन हो गया सर पता है? कुछ नया नहीं करना है सर, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, रिस्क नहीं लेना हमें। क्या बोला मैंने? दे आर वेरी मच अकस्टम टू ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी।
दे नेवर लाइक टू गेट रीड ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस, उनको अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ना ही नहीं, समझा मेरे बात। तो मैं तो बोलता हूँ अगर मैं इसकी जगह होता ना, इस आदमी की जगह, डैन हॉफ की जगह, मैं तो इनको हटा ही देता। तुम काहे को एंटरप्रेन्योर है भाई, यस और नो, यू इन ऑर्डर, बट इसलिए एंटरप्रेन्योर क्यों रखा गया, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता होगा, यस और नो, कैपिटल लगाता है बेचारा, डिसीजन लेता है। तो ये 4 कैटेगरी हो गया, समझा मेरा बात। 1 मिनट, हर्ष से आज पूछते, हर्ष बिना फोन देखे बोलो 4 कैटेगरी कौन कौन सा हो गया। इनोवेटिव हो गया, सुनो देखो उसको, देखो ऐसे देखोगे। एक इनोवेटिव हो गया, दूसरा एक एडॉप्टिव हो गया, एडॉप्टिव एंड ये मेरा इमिटेटिव, फोन ऑन है लेकिन हम देख रहे हैं। हाँ, मेरे को पता। ठीक है, तीसरा? एक फर्बियन हो गया, कौन सा हो गया, फर्बियन है ना, फैबियन है, फैबियन। फैबियन। और लास्ट लास्ट तुम याद को शादी पार्टी में कैमरा आता है ऊपर रखा है, ड्रोन है ना, ऐसे याद रखो। प्रॉम्प्ट कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। हम जैसे ड्रोन बोले ना हमको देख यार, पीछे देखिए। घूम के। अब ये तो था किसका क्लासिफिकेशन, कौन क्या था। रामोस। और अब आ गया सर आर्थर एच कोले का, किसका सर, क्या नाम याद करना होगा। सब करना होगा सर, यार मेन तो बोल रहा है इसका नाम से ही क्वेश्चन आएगा, हाँ, ऐसा हाँ बोल दीजिए, कुछ भी आ सकता है यार। समझ लिया। एक अभी कर देंगे, बी का सी कर देंगे और एग्जाम में उल्टा इसने बोला सर 3 भाग अपने हिसाब से बांटा एंटरप्रेन्योर का। पहला क्या है सर, Empirical. इंपेरिकल, क्या है सर, जो भैया हु हार्डली इंट्रोड्यूस एनीथिंग रिवॉल्यूशनरी, कुछ नहीं करते लोग, रूल ऑफ थंब फॉलो करता है। तो ड्रोन की तरह हो गई है, जो नया कुछ करने से डरते हैं, राइट। उसके रैशनल क्या होगा सर, रैशनल होगा, ठीक है हमें पता है, राइट, और जब लग रहा है जरूरत पड़ेगा तो चेंज इंट्रोड्यूस कर देगा, मतलब कौन हो गया, समझ गया, फैबियन जैसे होगा। ये किसके जैसे हो गए। और लास्ट कौन है सर ये लोग वेल इन्फॉर्म्ड है, इनको चेंजेस के बारे में पता है, तो ये लोग भैया कभी भी इन्वेस्ट करता है, तो ये कोऑपरेटिव हो गए सर, ये जनरली अच्छे हैं, राइट। ये हो गए 3, तो ठीक है। सेकंड और थर्ड में फर्क नहीं करना है। सेकंड और थर्ड में क्या है सर, ये लोग इन्फॉर्म्ड है बट इनको लग रहा है जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब, और दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थर्ड वन, They have a team of expert. थर्ड वाले जब दिख गए उसमें बिल्कुल, दे आर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, तो वो लोग अपने हिसाब से रिसर्च कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, क्या लिखा देखो ना Entrepreneurship. सर, जब पति और पत्नी मिलकर कुछ सेम कंपनी में काम करके उसको चला रहे हैं ना सर, उसको क्या बोलते हैं सर, Family business. फैमिली बिजनेस, समझा मेरा। उसको बोलते हैं कोप्रेन्योरशिप, क्या बोलते हैं सर, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ मैनेज द सेम कंपनी, यस और नो, तो वो क्या हो गया सर, Family तो business. जो एचयूएफ होता है वो सब नहीं। वो एचओ में तो और भी लोग होते हैं ना, सब तो मेंबर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया सर, Intrapreneur. इंट्राप्रेन्योर, पता है क्या होता है सर, कुछ सुनो ध्यान से। एंटरप्रेन्योर तो पता चल गया ना कौन होता है। मान लो तुम लोग सब एक कंपनी में काम करते हो, तुम लोग उस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते हो, तुम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी के लिए कुछ नया सोचो ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, तो तुम लोग कुछ तो कर रहे हैं ना, ठीक है। मैं एज अ गवर्नमेंट तुम लोग को एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं दे सकता, बट तुम लोग बहुत मेहनती हो, तुम लोग कंपनी के लिए दिन रात एक कर रहे हो, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तुम्हारा भी ग्रोथ होगा, यही सोच के ना कर रहे हो, तो तुम लोग क्या कहलाओगे, इंट्राप्रेन्योर। क्या कहलाओगे सर, Intrapreneur. समझा मेरा बात। देखो क्या लिखा, अभी जो समझा है वही है। इंटरप्रेन्योर डिस्क्राइब्स एन एंटरप्रेन्योर, उनको डिस्क्राइब किया गया है वर्किंग विद इन द कन्फाइनमेंट ऑफ एन कंपनी, कंपनी के अंदर में काम कर रहा है इन ऑर्डर टू एडवांस द कंपनी बिजनेस, कंपनी का बिजनेस को बढ़ा रहा है, टू फाइंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सके। इन मोस्ट केसेस दोज पीपल आर एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज ही तो है जिनके पास राइट माइंडसेट है, राइट स्किल ऑफ सेट है, ताकि कंपनी प्रॉफिट कमा ले, तो इसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर खुद का होता है कंपनी, इंट्राप्रेन्योर कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, समझा मेरा बात। उसके अलग अलग कंसेप्ट, एक क्या आ गया सर, Ultrapreneur. अल्टरनेट समवन हु हैज मेनी प्रॉफिट जनरेटिंग परस्यूट एट वंस। सर अगर तुम सोच रहा है कि नहीं मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तुम एक साथ 4-5 जगह से प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो तुम कौन है, अल्ट्राप्रेन्योर। क्या है सर, समझा मेरा बात। अल्ट्राप्रेन्योर मतलब तुम है तो एंटरप्रेन्योर ही, मगर एक साथ नहीं, 10-10 जगह 20-20 जगह तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या हो गया सर, Ultrapreneur. अल्ट्राप्रेन्योर। समझा मेरा, अल्ट्रा जैसे रिलायंस एक अल्ट्राप्रेन्योर भी तो है, वो साथ साथ एक धंधा थोड़ी है, 10-10 धंधा उसका, तो वो क्या हो गया सर, अल्ट्राप्रेन्योर भी, इंट्राप्रेन्योर प्लस, Ultra. ठीक है। एंसिल यूनिट्स पता है क्या होता है, छोटा छोटा यूनिट्स, क्या बोला सर, जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं। ये लोग सबसे पहला बात मैन्युफैक्चर में एंगेज होगा, किस में एंगेज होगा, क्या पार्ट्स बनाएगा, कंपोनेंट बनाएगा, लाइक बाइसाइकिल का पार्ट बना दिया, मशीन्स का पार्ट बना दिया, डिजाइन इंजिन का पार्ट बना दिया, मशीन्स का। बट ये इनका कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंसिलरी मतलब भी होता है छोटा छोटा, अगर तुम करेगा गूगल एंसिलरी मतलब स्मॉल यूनिट्स, जिनका इन्वेस्टमेंट कितना से कम होना चाहिए, 5 करोड़ से कम होना। इनका काम क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Manufacturing. बेचने का नहीं, ट्रेडिंग का काम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बनाने का काम, कुछ भी पार्ट्स वार्ट बनाने का काम। और इनका इन्वेस्टमेंट कितना से कम होना चाहिए सर। 5 crore. नेक्स्ट क्या है सर, Export oriented. सर ये सुनो, ये वो यूनिट्स है सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, वो जो अपना 30% एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है सर, बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। सुनो ध्यान से, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ सर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, बारिश हो रहा है क्या,
बड़ा मस्त करके बताऊंगा। नहीं बंद कर दो फंस सर। जाएंगे तो भी है, लेकिन अगर घर कैसे जाएंगे हम, तो फंस जाएंगे। ठीक है, और क्या इससे सुनो, आप गवर्नमेंट- खाना भोजन करा लीजिएगा। गवर्नमेंट बोलता है कुछ यूनिट्स को, मेरा तो ना चाह रहा है, तो ना। गवर्नमेंट बोलता है कुछ यूनिट्स को कि भाई तुम अपना जितना, हाँ, गवर्नमेंट बोलता है तुम जितना बना रहे हो उसका 30% कम से कम क्या करो, एक्सपोर्ट करो। क्या करो? तो उनका मेन काम क्या है? डोमेस्टिक के लिए नहीं करना है, उनको मेन काम क्या करना है? बाहर एक्सपोर्ट करना है। तो जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के बोलने पे अपना मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है, बाहर एक्सपोर्ट करता है, उनको बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। क्या बोलते हैं सर? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का काम क्या हुआ सर? मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना % लिखा हुआ है? 30%। उनका मेन काम क्या होगा सर? एक्सपोर्ट करना। कौन बोलता है ऐसा करने के लिए? गवर्नमेंट अच्छा, तुमको क्या लगता है वो गवर्नमेंट के बोलने से कर देगा? नहीं। तो गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ेगा। हाँ। गवर्नमेंट को टैक्स कंसेशन देता है, सब्सिडीज देता है, तब जाके वो ऐसा करता है। समझे? वो लिखा हुआ नहीं, मैंने तुमको बोल दिया कि तुम्हारा मन ना, बट गवर्नमेंट को कुछ फायदा तो देगा तब ना तुम करेगा। तो गवर्नमेंट को टैक्स हॉलीडेज, टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज ये सब ग्रांट प्रोवाइड करता है। समझा मेरा बात? अच्छा, सेम चीज आ जाओ सर, क्या लिखा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैंने एग्जाम्पल बोला, मान लो सिक्किम। क्या बोला? सेकेंड, मैंने बोला आकाश। आकाश आज आया नहीं, वो आकाश। तुम अगर सिक्किम में एक्सपोर्ट करो, क्या करो? सेकेंड, तेरे से 0% टैक्स लूंगा। क्या लूंगा सर? ओके। तो कुछ जगह ऐसा है भाई जहां पे ट्रेड एकदम इजीली हो सकता है, टैक्स लगता नहीं है। देखो क्या लिखा है, लोअर टैक्सेशन, टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स से छुट्टी, टैक्स से छुट्टी। यस और नो? तुम्हारा जो कोटा का रिस्ट्रिक्शन था, इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, कस्टम ड्यूटी लगता था, वो सब हटा दिया जाएगा। तो कुछ जोन्स ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट पूरी कंसेशन दे के रखा है, उनको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या बोलते हैं? उन जोन्स में पूरा का पूरा टैक्स कंसेशन है। क्या है? पूरा का पूरा। तो उन जोन्स को बोलते हैं सर, तुमको क्या लगता है ये जोन्स कहां पे होगा पता है? जहां पे यार देश का बॉर्डर्स है ना, वहां पे ज्यादा होगा, वहां पे रिस्क भी ज्यादा है। लद्दाख। लद्दाख और उस साइड एरिया में, ठीक है, तो वहां पे बांग्लादेश का बॉर्डर, वहां पे कुछ जोन्स ये है। प्लस। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है पता है? ताकि वहां पे थोड़ा इंप्लॉयमेंट बढ़ सके। यस और नो? ताकि जहां पे लोगों का डेवलपमेंट हो सके, जो उतना डेवलप नहीं है, जॉब क्रिएशन हो। समझा? तो उसको बोलते हैं SEZ। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म याद रखना। क्या बोला फुल फॉर्म? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म है। क्लियर हो गया? पानी तो थोड़ा सा। फैमिली बिजनेस समझता है क्या होता है? टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, ये सब सारे। और वो जो आप बोल रहे हो वो तो खाली हस्बैंड और वाइफ वाला बोल रहे हो। मैं बोलो पूरा फैमिली बिजनेस। अच्छा, HUF टाइप का। धीरूभाई अंबानी के बाद कौन बनाता है, कब बना रहा है? मुकेश अंबानी। उसका बेटा ना, उसकी पत्नी है, वो बेटा है ना, तो वो फैमिली बिजनेस में आ जाएगा। पति पत्नी का बात हो रहा था ना, तो आपका पॉइंट नंबर 1 में आ रहा था वो किसका? कोप्रेनरशिप का। वो दोनों तो बाप बेटा है ना, पति पत्नी तो नहीं है ना, तो फैमिली बिजनेस में आ जाएगा। किसमें बिजनेस में आ जाएगा? देखो यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लिखा है, मेरे को पता है तुम लोग किसको जानता है किसको नहीं। जैसे ये सब बात को हम लोग जानते हैं। फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है सर? सचिन एंड विधि बंसल। नहीं जानती भाई। ओयो रूम्स बनाने वाला कौन है सर? ये सब थॉट थिंकिंग प्रोसेस इसी आदमी का है। पकड़ लो उसको, मारो पटक के। उसके बाद अरे नहीं भी फ्री आया- चार्ज वगैरह कंपनी सब आई होगी, अब तो उतना नहीं चलता है। सार्क टैंक में आया साथ था। एक में था तो ठीक है। मेक माई ट्रिप का फाउंडर कौन है सर? करना। ठीक है। उसके बाद VLCC लूथरा। पढ़ता ही होगा तुम लोग ये सब। एकता कपूर में नाम ले रहा था उसका आज। उसको नहीं है, अच्छा दे रहा है। ठीक है ना? ऐसे कुछ फैमिली बिजनेस है। ठीक है, एग्जाम में कोई नाम आ गया तो ध्यान रख लेना। तुम लोग रितेश अग्रवाल को तो नहीं भूलेगा, बाकी सबका भूल जाएगा। ठीक है। फ्लिपकार्ट का कौन था बताओ तो? देखा, भूल गया। सचिन अग्रवाल, कुछ बंसल था। सचिन बिनी बंसल। ठीक है, अग्रवाल बंसल ये रहा। रितेश अग्रवाल अग्रवाल है। रितेश था। दोनों को मिक्स कर दिया ये तो। सचिन अग्रवाल। ठीक है ना? से नीचे रूम सर्विस फैमिली बिजनेस मेरा भी क्रेडिट भी मांगोगी। एज द नेम सजेस्ट इज द बिजनेस जो एक्टिवली ओन ऑपरेट कर रहा है। या सुनो, 2 और ज्यादा मेंबर हो तो सिंगल फैमिली है ना, वो फैमिली। तो इसमें फीचर्स है यार। सिंगल फैमिली ओन मेजोरिटी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप, वोटिंग पावर होता ही है, डिसीजन वही लोग खुद लेते हैं, राइट। इसमें जो मेंबर्स होते हैं सेम फैमिली के होते हैं, मल्टीपल जनरेशन चलते जाते हैं, है ना। सीनियर मैनेजमेंट जो होता है ऑफ द फर्म इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम फैमिली। जैसे होता है ना, धीरूभाई के बाद कौन बना था, तो सीनियर मोस्ट चीज बनता है उसके बाद, राइट। अब इसमें एग्जांपल दिया, रिलायंस इंडिया, टाटा को सब फैमिली बिजनेस है कि नहीं? रिलायंस का कौन सा फैमिली था? इसका तो टाटा ही था, ठीक है ना। ये सब सारे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली बिजनेस।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली बिजनेस। ये बहुत ही बेकार आंसर है, पढ़ा देता हूँ। हाँ नहीं है, मैं नहीं देता हूँ। कुछ खत्म ज्यादा हो point गया। नहीं है। आओ ये अच्छा एडवांटेज डिसएडवांटेज। सर, मेंबर सेम फैमिली का होगा, पोजीशन डिपेंड करता है ना कैसा रिश्ता आपस में। सोचो ना तुम, धीरू भाई अंबानी का 2 बेटा था ना, आई मीन है, कौन कौन, मुकेश और अनिल तो उतना नहीं संभाल रहा है ना, कौन संभाल रहा है, नेटवर्थ किसका ज्यादा है, तो रिलेशन पे डिपेंड करता है क्या किसका पोजीशन है। क्या कंट्रोल सर, कंट्रोल क्या होता है, एज अ फैमिली ओन्स अ मेजोरिटी शेयर, है ना, इट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल। सबका म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि नहीं है? हाँ, उसकी वाइफ जो है, क्या नाम मुकेश अंबानी का, नीता अंबानी, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं उसमें, है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट लगेगा नहीं क्या? हाँ ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जनरेशन, तुमको पता है मुकेश अंबानी का कौन संभालने वाला है, कौन संभालने वाला है? उसका 2 उसका भी बेटा है, आकाश, और 3 बेटा थोड़ी है, 2 बेटा है, एक बेटी है। बेटी है, बेटी बटेगा नहीं पता नहीं, बट 2 में तो बटेगा। आकाश ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जनरेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पता है तुम लोग क्या होता है? क्या होता है हूँ बोला, अरे जो बुक ऑफ अकाउंट्स जो भी होता है। मेंटेन रहना चाहिए, राइट, सब कोई भी देख सके। ठीक है, एडवांटेज लगता है क्या आएगा सिंगल ओन फैमिली बिजनेस नहीं आता है, ठीक है, एडवांटेज वेंटेज नहीं आता, फिर समझ लो स्टेबल है ना, रिलायंस पहले भी चल रहा था, आज भी, टाटा पहले भी था, आज भी, कमिटमेंट रहता है कि नहीं रहता है, तुम समझो ना, फैमिली बिजनेस है, इसका मतलब तुम जो कमाएगा पैसा पूरा फैमिली का ही तो है, तो फैमिली बिजनेस में कमिटमेंट ज्यादा है, फ्लेक्सिबल है, जब चाहे किसी मेंबर को निकलना हो निकल सकता है। अनिल निकला तो कौन संभाल रहा है? मुकेश भाई संभाल रहा है, तो जब चाहे किसी को निकलना है निकल सकता है, अपना बिजनेस अपना अलग कर लो। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है, कंपनीज फॉर द मेंबर, बाय द मेंबर एंड टू द मेंबर, उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, हमेशा बिजनेस को चलाना। तो ये सारे एडवांटेज, लेकिन सर क्या है, लैक ऑफ फैमिली इंटरेस्ट, हो सकता है किसी को इंटरेस्ट नहीं हो उस बिजनेस में, यस और नो, कंफ्लिक्ट बिटवीन फैमिली मेंबर हो सकता है ना। अच्छा, नेपोटिज्म मतलब पता तुम लोग क्या होता है सर, क्या होता है सर, बेस से बेहतर तुम लोग जानता होगा, क्या होता है, बोलो जल्दी से हम पता है, बोलो। अनन्या पांडे ले लो। अरे Some families promote the family member for senior managerial position even though these member lack। तुम समझो, मान लो अगर अनंत अंबानी का कैपेबिलिटी नहीं है, अनंत अंबानी का मान लो कैपेबिलिटी, फिर भी उसको बना दिया जाएगा, क्यों भैया, मेरा बेटा है, बनेगा वो, तो नेपोटिज्म ही तो हुआ। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग, सर मेनी फैमिली रन बिजनेस लैक क्लियरली डिफाइंड। अच्छा मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, भगवान ना करे, एक एग्जांपल है, मान लो मिस्टर एम अंबानी मर जाते हैं, कौन मर जाते हैं, उनके बाद कौन तुरंत बनेगा ना, उसका डिसीजन शायद नहीं होगा अभी तक, कोई सोचेगा थोड़ी कि कौन मर जाएगा, यूजुअली बड़ा भाई नहीं ठीक है ना, ऐसा कुछ है ना, वो तो एचयूएफ में होता है, एल्डेस्ट मेंबर जो होता है वो बनता है, तो इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कुछ नहीं, अगर इमरजेंसी आ गया तो किसको अपॉइंट करेंगे, यस और नो, मर गया, बीमार पड़ गया तो डिसएडवांटेज है, राइट, तो इसलिए फिर मीटिंग बैठाया जाएगा, बोर्ड मीटिंग होगा, सबको देखेगा। तुम बाहुबली मूवी देखा है तो उसमें पूरा मीटिंग बैठता है ना कि भैया कौन बनेगा, या बाहुबली बनेगा या फिर उसका भाई क्या नाम था उसका, बल्लाल का। बल्लाल देव, तो वैसे ही मीटिंग होता है ना, ठीक है। अच्छा 29 और 30 तुम लोग घर पे रीड कर लेना, इसको मैं नेक्स्ट डे तुम लोग को पढ़ा दूंगा, हालांकि पढ़ा दूंगा, ठीक है। 29 और 30 चैप्टर 1 खत्म, होमवर्क रहेगा, याद रखना। हर्ष तुमसे पूछेंगे पहले, ओनर पूछेंगे कौन किसका ओनर था।